अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार के बनाए हुए इन 3 कानूनों को जो लागू किए गए हैं, उनके विरोध में पूरा देश उस तरीके से आंदोलित है जिस तरीके से 2014 में आपने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था और झक मार के फिर उसको विड्रॉ करना पड़ा था। और ये मैं दावे से कहता हूं कि आपको इन तीनों कानूनों को विड्रॉ करना पड़ेगा। देश का किसान, अध्यक्ष महोदय, देश का किसान मिट्टी और अपनी जमीन को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इन कानूनों के जरिए प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा की सरकार ने किसान के मौत का सामान दे दिया है। वो बात सुनो, मैं आपके और आपके भी बल्कि जो भी बोले उनमें से कतई बोला नहीं हूँ। वाहवाही देनी है आपको तो रात को अपन मिलेंगे, जहाँ दे लेना। ये किसान की मौत का सामान लेकर के आए हैं और उसका कफन, और ये उसका कफन लेकर के आए हैं। कटारिया साहब कहाँ चले गए? कफन लेने गए, कहाँ गए? निश्चित तौर पर ये कानून किसान को उसकी कब्र तक और शमशान तक पहुंचा के रहेगा। ये सुधार की बात करते हैं आप कि रिफॉर्म है, ये रिफॉर्म नहीं है। ये किसान को आने वाला बुखार है। ये उसको वो बुखार दिखाएगा जो कोविड से भी जितना परेशान आदमी नहीं हुआ उतना परेशान इससे होगा। कोरोना के दौरान, जैसा अभी कृषि मंत्री जी ने कहा था कि कोरोना के दौरान सारे व्यवसायों की जीडीपी गिर गई, लेकिन एक किसान था जिसने इस देश की जीडीपी को 3.4% जो है वो बढ़ा करके दी। आज उस किसान की आप ये हालत करना चाहते हैं, इस तरीके से बांधना चाहते हैं उसको पूंजीपतियों के दरवाजे पर। प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पर बधाइयां स्वीकार करते हुए एक किसानों को जो तोहफा दिया वो मौत का सामान था। और मैं दावे से कहता हूं आपको कि अगली 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, वो जन्मदिन किसानों के मरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इन कानूनों का बातें सुधरो, इसीलिए समझ में महामंत्री हो पार्टी के और या सदस्य में सीनियर लीडर हो और बैठे बैठे बोल के क्या परंपरा बनाना चाहते हो? तो आप बिल्कुल गलत परंपरा मुझे नीलावर जी, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, ये गलत परंपरा है। फिर आप सुनने रह गया, नहीं करना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम है कुछ आपको? अध्यक्ष महोदय, जब लोकसभा में बहस चल रही थी इन कानूनों की, तो केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने ये शब्द कहे थे कि किसान अपना उत्पाद बेचने के लिए जो मंडी के जंजीरों से बंधा हुआ था, हमने उसको आजाद कर दिया। हमने उसको आजाद कर दिया, मंडी से आजाद कर दिया। वास्तविकता यह है कि इस कानून के लागू होने पर वो पूंजीपतियों के दरवाजे से बंध गया किसान। अब उसको पूंजीपतियों के दरवाजे पर जाकर के दस्तक देनी पड़ेगी। सरकार कह रही है कि किसान को अपना माल कहीं पर भी बेचने की आज़ादी दे दी। कब आज़ादी नहीं थी? कब नहीं थी आज़ादी? बताइए मुझे आप। क्या ये इसबगोल, ये सौंफ, ये जीरा, ये सब गुजरात जाकर के भी नहीं बिकता था? हमारे यहाँ से ये सारी फसल जो है मंदसौर, नीमच, पीपलिया, ये सब जाकर के नहीं बिकती थी? कहाँ नहीं बिकती थी? कहाँ नहीं बिकती थी? कब मना था? उसकी कहते हैं कि साहब हमने आजाद कर दिया, किसान को आजाद कर दिया। कृषि उपज मंडियों को सीधे सीधे
आपने कॉरपोरेट घराने को दे करके किसान को उसको मर्जी पे छोड़ दिया है, सीधे सीधे। दोस्तों, मैं हिंदुस्तान 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा अध्यक्ष महोदय, और अंग्रेजों ने लूट के खाया हिंदुस्तान को। लेकिन एक चीज में मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं कि वो पहले आदमी थे जिन्होंने किसान की उपज का दाम सही मिले इस बारे में सोचा था। और 1945 में कृषि विपणन समिति की एक बैठक, एक कृषि विपणन समिति नाम की एक समिति बनाई और उसकी बैठक करी, और बैठक करके कृषि विपणन समितियों की स्थापना पर उन्होंने जोर दिया। उसी के आधार पर जाकर के 1961 में ये कृषि उपज मंडियां बनी थी। और जिसका मुख्य उद्देश्य, इन उपज मंडियों का मुख्य उद्देश्य ये रखा गया था कि कृषि उपज की खरीद फरोख्त की को नियमित बनाया जाएगा और किसान की फसल का उचित मूल्य दिलवाने के लिए ये मंडियां स्थापित की जाएंगी। ये मंडियां इसलिए स्थापित की गई थी। आपने कहा कि मंडियों को हमने बंद थोड़ी किया है। याद है, आपने देखा जयपुर में एक डी मार्ट खुला है, डी मार्ट, उसके सामने की जितनी भी छोटी छोटी दुकानें थी ना, वो सब बंद हो गई। जब इन मंडियों के सामने अंबानी दुकान लगा करके बैठेगा, अडानी दुकान लगा करके बैठेगा, तो क्या ये मंडियां चल पाएंगी? इस कानून की सबसे बर्बादी का रास्ता खुल गया। 86%, जैसा आप कहते हैं कि 86% किसान लघु सीमांत श्रेणी के हैं, जिनकी बाजार में बिकने वाली फसल की मात्रा बहुत छोटी होती है, बहुत थोड़ी होती है। कृषि उपज मंडी में बोली के माध्यम से वो बेचारे उचित मूल्य जो है, जो भी उनकी फसल का उचित मूल्य है, बोली के माध्यम से वो उनको मिला करता था। मंडियों की आय खत्म हो गई। आपने यहाँ पर एक, शायद बिहारी लाल जी थे या कौन साहब थे माननीय सदस्य दूसरे, जिन्होंने कहा कि साहब मंडियों ने क्या किया। मैं मंडियों को बताना चाहता हूँ कि क्या किया मंडियों ने। मंडी शुल्क के बाबत जो आपने विरोध में बोला कि साहब मंडियों के शुल्क लेने से कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2018-2019 में सरकार आपकी थी, 496.67 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ मंडियों के द्वारा। और ठीक आपका 2019 और 2020 में 336 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, बजट रखा गया। और फिर 2020 और 2021 में 225 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। मंडियों के द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए, भवन निर्माण हुए, सड़क निर्माण हुई, और भी कई काम जो है उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए मंडियों के द्वारा काम किया गया था। मंडियों की आय खत्म करने के लिए जिस तरीके का षड्यंत्र किया गया है और जिस तरीके की ये प्लान की गई है कि मंडियों की आय खत्म हो जाए तो मंडी अपने आप खत्म हो जाए, ये सारा षड्यंत्र जो आप कहते हैं जो कमेटी बनी थी, ये कमेटी, उस कमेटी के द्वारा ही ये षड्यंत्र किया गया था। आपने कहा कि साहब मंत्रियों की एक कमेटी बनी थी जिसमें कमलनाथ भी थे और पंजाब के जो है मुख्यमंत्री भी थे। किसी भी समिति में वोट नहीं पड़ा करते। दूसरी बात यह कि जो केंद्र जो समितियां बनाता है उसमें हम लोगों को मतलब विपक्ष के लोगों की कोई सुन तो लेते हैं, लेकिन फैसला वो अपनी मर्जी से करते हैं। ये फैसला भी उन्होंने अपनी मर्जी से किया। कंज्यूमर कमेटी 14 में बन गई। हाँ, प्रधानमंत्री को सहमति अनिवार्य। कृषकों के लिए चल रही लाभकारी योजनाएं कहाँ से चल रही हैं? ये कहाँ से चल रही हैं? आपके वक्त में भी आपने दिया लाभ, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। व्यवस्थाओं के सारा रखरखाव इन मंडियों के खर्चे से चलता है। राजस्थान में कृषकों के लिए चल रही लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं जैसे कृषक कल्याण कोष, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, किसान कलेवा, ये आपने चालू किया किसान कलेवा।
हमारा था वो जो श्रमिक योजना, वो उसको आपने नाम बदल करके किसान कलेवा कर दिया। क्या हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि नाम बदलने में तो आप एक्सपर्ट हो। आप ही के द्वारा 2018-2019 में राजीव गांधी कृषक साथी योजना में 989 लोगों को फायदा पहुंचाया, 2 लाख रुपए दिए उनको, उनकी मृत्यु होने पर। आपने दिए, कहाँ से दिए? स्टेट एक्सचेकर से दिए, मंडी से दिए। 2019-2020 में 2921 लोगों को लाभान्वित किया गया। 2021 में 604 लोगों को लाभान्वित किया गया और 942 लाख रुपए जो है इनको दिए गए। ये मंडी के द्वारा दिए गए। आप इन कानूनों से होगा क्या? ये जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए, उस किसान अन्नदाता ही नहीं, खेती हर मजदूर, मंडियों में कार्यरत हमाल, पल्लेदार, तुलारा, छोटा व्यापारी, कमीशन एजेंट, लोडर ट्रांसपोर्टर, मुनीम, सफाई कर्मचारी, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे, सब बेरोजगार हो जाएंगे। ये कहना बहुत आसान है कि हम मंडी को ख़त्म नहीं कर रहे। ये मंडी ख़त्म करने का पहला स्टेप है। केंद्र सरकार की ये कॉन्करेंट लिस्ट है। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं हमारे पास, आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल को इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि उसका सत्यानाश ही कर देते हैं। उपनेता हमारे कोई लंबी बात नहीं कहना चाहता मैं आपके बारे में। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, आपने लंबी बात कर दी। सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य जो स्टेट लिस्ट है उसके प्रावधानों में एंट्री 14 को संविधान के आर्टिकल 246(3) के साथ पढ़ लो। दोनों को साथ मिलकर के साथ पढ़ लो। दोनों को अलग अलग पढ़ोगे तो दोनों अलग अलग नतीजे निकलेंगे। और दोनों को उससे साफ जाहिर है कि इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को है। और ये फैसला केंद्र सरकार, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जयंत वर्मा बनाम भारत सरकार के मामले में स्पष्ट किया गया। उन्होंने फैसले में लिखा कि कृषि विषय राज्य सरकार का अनन्य विषय है, इसलिए राज्य सरकार संविधान के आर्टिकल 254(2) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषकों को, कृषि श्रमिकों को और कृषि कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए केंद्रीय अधिनियम में संशोधन कर कानून बनाने में सक्षम है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कृषि उत्पाद और विपणन पर राज्य कानून बना सके तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर केंद्र सरकार का कानून बनाना वैधानिक कैसे कहलाएगा? जब राज्य सरकार बना सकती है तो केंद्र सरकार कैसे बना सकती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में आपने कहा कि किसान की उपज की कीमत पहले से निर्धारित की जाएगी और उसे फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कीमत कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? किसान पर दबाव बना करके पूंजीपति कीमत निर्धारित करवाएंगे और अपनी मनचाही कीमत पर उसको बेचने के लिए बंद करेंगे। मंडी में बोली लगाकर ज्यादा बोली देने वालों को फसल बेचता था किसान, वो सब बंद हो जाएगा। करेगा क्या? एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, करके दाम तय कर लेगा और दाम तय करने के बाद में जब फसल आएगी तो फसल खरीदते वक्त कहेगा कि कमजोर फसल है,
दागी है, मैं अब इतनी कीमत नहीं दे सकता, झगड़ा होगा, हर जगह झगड़ा होगा। अभी जो आप संविदा की बात करते हो, अभी जो संविदा होती है वो लोकल होती है, उसमें आदमी का फैसला जो है पंचायत कर देती है, कुछ भी कर देती है, वो जिसको ज्वारा भी कहते हैं, जिसको दूसरी भाषा कुछ और भी कहते हैं, उसमें ज़्यादा झगड़े नहीं होते। लेकिन अगर ये बड़ी बड़ी पूंजीपति पार्टियां आ जाएंगी तो फिर झगड़े होंगे। यार जो पानी मंगाना, बड़ी पार्टियां आ जाएंगी तो निश्चित तौर पर ये होगा, और ये हुआ है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं अभी आगे जाकर के। अगर वाकई किसानों के हितैषी हो आप, तो ठीक है, आप खूब वकालत कर लो, कटारिया साहब खूब कर लो, आप मन में तो जानते हो अच्छी तरीके से कि किसान को मसल दिया गया है, लेकिन चूंकि राजनीतिक दबाव की वजह से आपको बोलना पड़ रहा है। लेकिन ये मान लेना कि आगे आपके लिए भी कोई रास्ता नहीं है, वहाँ जगह खाली नहीं है आपके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ भी जगह खाली नहीं है, जहाँ हैं वहीं रहेंगे। इसलिए कभी कभी सत्य भी बोलो, मन की बात भी बोलो। अगर वाकई किसानों के हितैषी हैं तो पहले ये बताओ आप कि सभी जिम्सों की एमएसपी नोटिफाई करने और कानून में ये प्रावधान करते आप सभी जिन्सों की, तो आप एमएसपी 22 की किया आपने, खरीद तो सिर्फ 7 ही रहे हो, 22 की कर दी कागजों में और खरीद हो रही है सिर्फ 7 की। तो आप सभी जिन्सों की तो एमएसपी नोटिफाई करते और कानून में ये प्रावधान करते कि कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति, कोई भी पूंजीपति किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के तहत में अगर एग्रीमेंट करेगा तो दाल की, चाहे चावल की, चाहे गेहूं की, चाहे फला किसी भी उत्पाद की एमएसपी होगी, उस एमएसपी से कम कीमत पर करार नहीं किया जाएगा। हमें कोई एतराज नहीं था। अगर आप ये आप उस एक्ट में ये कर देते तो हम निश्चित तौर पर जो हम उसको अपनी सहमति देते। करार पर करना पड़ेगा, मतलब लाचारी होनी चाहिए, तो उसको पाबंदी होनी चाहिए थी। आपने पाबंदी नहीं की। आपने तो जो 3 एक्ट बनाए उसमें एमएसपी का नाम तक नहीं लिखा। तो क्यों नहीं आपकी नीयत पे शक करें? क्यों नहीं आप पे ये आरोप लगाए कि आप एमएसपी को खत्म करना चाहते हो? क्यों नहीं लगाए? लिखते एमएसपी, अरे कहीं तो लिखते यार, 3 कानून बना रहे हो। एक शब्द भी आपने एमएसपी का नहीं लिखा। यह बताना चाहिए था कि खरीद की मात्रा, कम से कम ये बता देते कि खरीद की मात्रा इतनी होगी। 25% लेते हो आप, और 25% भी पूरे कहाँ लेते हो? लेते कहाँ? 75% तो जो है उसको दूसरों को बेचना पड़ता है बेचारे को एमएसपी से। 25% तो ऐलान करते हो कि हम 25% खरीद करेंगे, करते नहीं हो। और दूसरी बात आप ये कहते हो कि राज्य सरकार कर लेती। किस राज्य सरकार ने कर लिया आज तक हिंदुस्तान में? बता दो मुझे एक राज्य सरकारें आपने भी चलाई और हमने भी चलाई हैं। कभी एमएसपी पर किसी राज्य सरकार को खरीदते हुए देखा आपने? इस तरीके की बात करते हो आप कि एमएसपी पर राज्य सरकार खरीद ले, अगर केंद्र सरकार नहीं खरीदे तो। हर चीज के लिए केंद्र की तरफ देखते हो, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। देखा ना फसल बीमा की तरफ? वो गुजरात में फसल बीमा लगाया था, विड्रॉ करना पड़ गया, विड्रॉ करना पड़ गया। बोनस भी नहीं देने देते। खरीद की ये बताना चाहिए था कि खरीद की मात्रा इतनी होगी, एमएसपी फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और हवाई अड्डों के भांति
हवाई अड्डों के बाद ही उपज मंडियों को भी जो है का निजीकरण नहीं किया जाएगा, कम से कम ये तो बता देते। क्योंकि आपकी तो हर चीज पे, आपकी नीयत पे हर जगह शक कर रही है पब्लिक, हर चीज पे शक है आप पे कि कोई ना कोई षड्यंत्र करके आप किसी न किसी तरीके से, आप कहते हैं ना कि साहब अंडानी अबानी अंडा, वो क्या अंबानी अडानी, देश का हर नागरिक का ये एक सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि विश्व के सबसे अमीर आदमियों की जब लिस्ट बने तो ऊपर ही ऊपर मुकेश अंबानी का नाम हो। एक सपना है। तेरा नाम लेना न नई परंपरा चालू कर रहे हैं कि किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं। फिर हम नाम लेते हैं जब दिक्कत होती है इनको, किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं। माननीय सदस्य, आप इन्होंने यील्ड कर दिया क्या? प्लीज, आप संसदीय मंत्री रहे हैं, सीनियर हैं, इन्होंने यील्ड ही नहीं किया, अपन बोल रहे हैं। मतलब क्या परंपरा डालना चाहते हैं, समझा मेरे को? प्लीज, वो यील्ड नहीं किया, लेट हिम स्पीक। कम से कम उम्र को तो देखो यार, 78 साल का हूं। माननीय मंत्री जी, एक मंत्री और बोलेंगे। माननीय मंत्री जी, एक मंत्री और बोलेंगे अभी। सर, आपके एक मंत्री और बोलेंगे अभी। कहाँ साहब, अभी तो शुरू किया मैंने। सर एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 2 घंटे बढ़ा दिया जाए। माननीय मंत्री जी, 2 बिल और पास करने हैं। सर, 2 बिल और पास करने। संसदीय मंत्री आप ही हैं, 2 बिल और संसदीय मंत्री आप ही हैं। 2 बिल और 2 बिल और पास करने और इसमें आपके मंत्री और बोलेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी। राजस्थान में कृषि उपज मंडी का नियम 1963 में सबसे पहले प्रावधान रखा गया था, 1963 में। और संविदा की खेती में एमएसपी से कम दर पर एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा, ये उस वक्त भी प्रोविजन था। और मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2008 में आपने भी ये प्रोविजन किया कि संविदा की खेती को किसी भी तरीके से एमएसपी की कम दाम पर नहीं बेचा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग राजस्थान में भी वर्ष 2008 से एपीएमसी एक्ट 1961 में प्रावधान किया। यह आपकी सरकार ने प्रावधान किया, इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं आपको। और आप आज कहते हो कि साहब क्यों, यही विवाद है सबसे बड़ा है। कटारिया साहब विरोध कर रहे हैं, इनको पुरानी याद नहीं रहती ना। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बार नहीं 1000 बार ये बात कही थी, 1000 बार, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर देना चाहिए। अनिवार्य कर देना चाहिए। इस बात को उठाने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री था तो वो नरेंद्र मोदी था उस वक्त। आज उसकी बात खत्म, एमएसपी का जिक्र नहीं, 3 कानून बना दिए और एमएसपी शब्द नहीं लिखी। अब आप यहाँ बात उठी कि साथ ज्वार की और मक्का की भी एमएसपी घोषित होनी चाहिए। अरे पढ़ो लिखो भैया, आपने केंद्र सरकार ने जो 22 जिन्सों की एमएसपी घोषित की है उसमें ज्वार भी है और मक्का भी है।
अब वो नहीं खरीदें वो तो बात अलग है, वो नहीं खरीदें तो उसकी बात अलग है। कोर्ट राजस्थान में तो 5-7 दिन से अलाउ कर रखी है उन्होंने। 7 जिनसों के नाम पढ़ देता हूँ मैं आपको, कौन कौन सी अलाउड है। सरकार को यह भी प्रावधान करना चाहिए था, अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार को यह भी प्रावधान करना चाहिए था, अगर वो वाकई किसानों की सच्ची सी हितैषी थी तो यह प्रावधान करना चाहिए था कि एमएसपी सालाना 5% बढ़ेगी और किसानों की फसल एमएसपी के कम भाव में खरीदना या बेचना कानूनी अपराध होगा। 100% माल खरीद की गारंटी होगी। हमने अब कानून में ये प्रावधान किया है, हमने प्रावधान किया है कि एमएसपी से कम दर पर फसल बेचने के लिए एग्रीमेंट करने का एग्रीमेंट करने का किसान पर अगर कोई दबाव बनाएगा तो उसको हरेसमेंट माना जाएगा और हर हरेसमेंट की सजा 3 साल से लेकर के 7 साल तक का कानूनी प्रावधान किया है। क्या गलत किया है? किसान के हितैषी हम हुए या आप हुए? केंद्र इन कानूनों को लाने के पीछे जो षड्यंत्र है वो साफ साफ दिख रहा है। आदरणीय मैडम मैं आपका ये सरकार ने शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू की। आप मैडम का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, किसका कर रहे थे? ये साहब आप मैडम का ध्यान आकर्षित कर रहे थे? ये साहब ये बार बार खसक जाता है साला। मैं ये निवेदन करना हूँ कि इन कानूनों के पीछे अगर कोई षड्यंत्र है तो ये साफ साफ दिख रहा है कि सरकार शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू करना चाहती है। शांता कुमार जी की रिपोर्ट जो है वो सीधी ये है कि एफसीआई के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है और अभी तक एफसीआई को 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका। अगर इस नुकसान से बचना है तो इस एमएसपी को खत्म कर दो। तो साफ षड्यंत्र इस बात का है कि आगे आने वाले वक्त में धीरे करके इस एमएसपी का गला काट दिया जाए। ये किसानों के पेट पे लात मार के आप इस षड्यंत्र को जो है अमली जामा पहनाना चाहते हो। अगर समर्थन मूल्य पर सरकारी, मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष के साथियों से, क्या अगर समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद नहीं हुई, ये समाप्त हो गई, तो ये बताओ कि राशन की दुकानों पर गरीब उपभोक्ताओं को मिलने वाला राशन क्या अपने आप खत्म नहीं होगा? अपने आप खत्म नहीं होगा। कहां से आएगा राशन? कहां से आएगा गेहूं और चावल? अभी तक, और फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि अंबानी ने हर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर अंबानी की जो है उपस्थिति नहीं हो। एक अकेला एग्रीकल्चर का क्षेत्र था जिसमें उसकी जो है जिसमें वो प्रवेश नहीं कर पाया था। वो रिटेल के बड़े आपके वो स्टोर खोल लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सारा का सारा प्लान जो है, सारा षड्यंत्र जो है, ये अंबानी को कृषि क्षेत्र में रिलायंस ग्रुप को की एंट्री करवाने का है। लोगों का जो सपना है वो मैंने बताया आपको, उसी तरीके का ये सपना पूरा करने के लिए ही इसको प्रधानमंत्री किसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में डालना चाहते हैं। 2014 मैडम जरा आप सुनिए इसको, आपके वक्त की बात है।
वो शायद आपकी जानकारी में ना हो, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। 2014-2015 में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 2,560 था, 60 रुपये था, और सरसों का समर्थन मूल्य 3100 रुपये था। परंतु आपकी सरकार के आने के बाद वहाँ पर कांटा ही नहीं लगने दिया अडानी ने। ये कोटा की बात कहता हूँ मैं आपसे। राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी कोटा में है, कांटा ही नहीं लगने दिया। जब कांटा ही नहीं लगा तो ये 3100 रुपये के बजाय जो है कि ये आपका सरसों वो 2500-2600 रुपये में बिका, और 2500-2600 रुपये में बिका, और वो सारा का सारा वो अडानी ने खरीद करके जो 2 मिलें हैं उसकी वहाँ पर बूंदी में, उनमें जो है काम में लगा दिया गया। मैडम, ये एमएसपी पर एफसीआई की खरीद के कांटा न लगने का आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये आपके कारकुन जो होते हैं ना, कार्यकर्ता, ये उनके द्वारा किए गए काम है। ₹2500 में खरीद लिए गए। इन कारकुनों ने 2500 रुपये में खरीद दिया, खरीद करके अंबानी के अडानी की मिल पे पहुंचा दिए। नहीं, अडानी बोल रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है अध्यक्ष महोदय कि इस कानून से आपने किसान को और बांध दिया, और पूंजीपतियों के कहे के अनुसार उसकी मर्जी के माफिक उसको क्वालिटी और ग्रेड का वो बीज वो देगा कि इस क्वालिटी का तो फसल आनी चाहिए भाई, और ये बीज वो दे दो। बीज बो देगा, फसल आ जाएगी। फसल आने के बाद में कहेगा कि सब दागी है। मान लीजिए पास में नहर गुजर रही है, नहर ओवरफ्लो हो गई या नहर की दीवार टूट गई और पानी भर गया चारों तरफ, और वो फसल थोड़ी सी मामूली सी जो है 19-20 खराब हो गई, वो वही बहाना बना करके, और वो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ दाम है वो दाम नहीं देगा। झगड़े होंगे, हजारों की तादाद में झगड़े होंगे लेकिन अगर लोकल आदमी होता संविदा का जो जुआरे पे जो देते हैं, तो उससे वहाँ के लोग आपस में फैसला करवा देते। लेकिन पूंजीपति से फैसला करवाने कौन जाएगा? अंबानी के पास कौन जाएगा? अडानी के पास कौन जाएगा? छोटी छोटी होर्डिंग वाले कहाँ जाएंगे? आपने बता दिया कि मुकदमेबाजी बढ़ेगी तो कोई बात नहीं, एसडीएम बैठा हुआ है, कलेक्टर बैठा हुआ है, फैसला कर देगा। कर सकते हैं। एसडीएम के पास मरने की फुर्सत नहीं, कलेक्टर के पास इतना काम के मरने की फुर्सत नहीं, उनके और ये सौंप रहे हो आप काम। ये काम सब ये राजस्व है, प्रशासन व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, अन्य विकास की योजनाओं में क्रियान्वित रहने वाले ये लोग कहाँ कहेंगे? ये 2-2, 3-3 एकड़ के किसान कैसे लड़ पाएंगे? क्या अंबानी से लड़ पाएंगे? टाटा से लड़ पाएंगे? महिंद्रा से लड़ पाएंगे? गोयनका से लड़ पाएंगे? अब बिचौलिया वो कहाँ गए? कटारिया साहब चले गए। बिचौलिया नहीं कहें तो क्या कहें साहब इनको? नहीं, क्या कहें इनसे ये बताओ आप। आदमी को तो आदमी कहेंगे ना, मुनीम को मुनीम ही कहेंगे, सेठ को सेठ ही कहेंगे, और जो बिचौलिया होगा तो बिचौलिया ही कहेंगे। क्या कहें इनको? ये बिचौलिया जिनको आप बता रहे हो ये सब लाइसेंस होल्डर हैं, और इनकी संख्या 86,000 करीब है। राजस्थान भर में 86,000 लोग मंडियों के लाइसेंसधारी हैं। 86,000। जिस रोज इनके लाइसेंस खत्म हो जाएंगे तो आप ये समझ लो कि एक लाइसेंसधारी के यहाँ कम से कम भी 5 से लेकर के 10 आदमी तक काम करते हैं। कितना आदमी बेरोजगार हो जाएगा, सोचा कभी? अंबानी जियो कंपनी लेके आए थे। जियो कंपनी ने सभी को मोबाइल फ्री कर दिया।
6-8 महीने तक आदत बिगाड़ दी। लोगों के पास मोबाइल फ्री हो गए, आराम से 6-8 महीने तक कोई बिल नहीं आने लगा। और आखिर में फिर जब दाम ऐसे बढ़ाए कि जो है वो सबके पास जियो का जो है टेलीफोन मोबाइल आ ही चुका था। 4G 5G पता नहीं क्या क्या कौन सी जी थी, वो सब आ गई सारी। इस तरीके से प्लान किया जाता है। किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए किस तरीके से घुसा जाता है। उसने फ्री में जियो मोबाइल दिए, कोई बिल नहीं दिया। आज भी यही होगा कि ये पूंजीपति वहाँ गांव में जाएंगे, किसान से बात करेंगे, उसको अच्छे दाम देंगे, 1 साल देंगे, 2 साल देंगे, और 2 साल देने के बाद में फिर उसको अंगूठा दिखाएंगे। यही होगा, लूट के खाएंगे ये लोग। और मजबूरन किसान जो है इनके हत्थे पड़ेगा। आज जो भी ये लाइसेंसधारी हैं, कटारिया साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो भी लाइसेंसधारी हैं जो फसल खरीदते हैं, उसको तो हम कहीं पे भी पकड़ सकते हैं। अब आपने कर दिया कि साहब कोई भी पेन कार्ड होल्डर वो खरीद सकता है। अब उसको पकड़ने कहाँ जाएंगे हम? क्या गुजरात जाएंगे हम उसको पकड़ने? गड़बड़ी हो गई तो आप बताओ कैसे क्या करेंगे? है जवाब इसका आपके पास? याद है आपको, राजस्थान में 3 वर्ष पहले सूफे कंपनी के द्वारा किसानों से 1800 रुपये कुंटल की दर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। 1800 रुपये। परंतु फसल तैयार होने पर कंपनी द्वारा मना कर दिया गया कि फसल तेरी ठीक नहीं है, दागी है, खराब है, मैं नहीं लेता। मजबूरन किसान को 1500 रुपये प्रति कुंटल में जो है वो अपनी फसल बेचनी पड़ी। 1815 तो 1 कुंटल पर 300 रुपये का नुकसान खाना पड़ा उसको। ये सूफे कंपनी 3 साल पहले आई थी। अभी किसान की फसल को नहीं, तो असल में देखा जाए तो ये किसान की फसल को नहीं, किसान की जमीन को और उसकी जिंदगी को खरीदने वाला कानून बनाया केंद्र सरकार ने। जिंदगी को खरीदने वाला। छोटी छोटी जोतों पर पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का आधिपत्य होगा, और अपनी जमीन का मालिक ना होकर के किसान खुद मजदूर हो जाएगा, खेत का मजदूर हो जाएगा। अभी किसान की फसल खराब होने पर एक बात जवाब दे दो मुझे आप, अभी किसान की फसल अगर खराब होती है तो सरकार मुआवजा देती है क्या? फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर फसल खराब हो गई तो क्या कॉन्ट्रैक्टर उसको मुआवजा दे देगा? बताओ, दो जवाब। किसी आपातकाल के समय में हमेशा किसान की एक आदत होती है, छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, कुछ 90% खरीद 90 या 95% उपज तो वो बेच देता है, लेकिन 5 से लेकर 10% उपज जो है वो बचा के रखता है। छोटा जो किसान होता है वो ज़्यादा बचा के रखता है, क्योंकि वो ये समझता है कि आपातकाल में कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो थोड़ा बेच करके इससे जो है भारी बीमारी हो जाए तो फसल को बेच करके अच्छे दामों पर बिक जाएगी बाद में जाकर के, तो जो उससे जो है मैं मेरा काम चला लूँगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो फंस गया तो फिर तो 100% उसको देनी पड़ेगी, कुछ नहीं रख सकता, एक दाना भी नहीं रख सकता किसान। और कृषि जिंसों की कृत्रिम कमी बता करके ये कंपनियां बाजार पर अपना नियंत्रण कर लेगी, कृषि उत्पादों की मनमानी कीमत वसूल करेगी, और कुल मिलाकर के खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। ये होता आया है और होता रहेगा। और सभापति महोदय, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट दी और उसमें विश्व बैंक की मान्यता थी उस रिपोर्ट में
कि भारत में देहाती जमीन अकुशल हाथों में है। भारत में देहाती जमीन अकुशल हाथों में है, उसे वहां से निकालकर शहरों में बैठे हुए कुशल हाथों में ले जाने की जरूरत है। ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है और विश्व बैंक की रिपोर्ट को ही हूबहू मोदी साहब कानून के जरिए पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट है ये। किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। और ये जुमला सुनते सुनते ही लोगों के कान पक गए। सारे मेरे तो कान ही बहरे हो गए साहब। मुझे डॉक्टर ने वो लगाने के लिए कह दिया कि वो लगाओ मशीन। और आप कहते हैं कि साहब किसान की थाली सस्ती हो गई, गरीब की थाली सस्ती हो गई। तो थाली में जो प्रोड्यूस है वो किसका होता है? थाली सस्ती हो गई तो थाली के अंदर जो प्रोड्यूस है वो है किसका? किसान का है। तो किसान का है तो फिर उसकी आय दुगनी कैसे हो गई? कैसे हो गई दुगनी? अगर दाल 100 रुपए किलो थी और सस्ती होकर के वो 50 रुपए किलो में हो गई और 50 रुपए किलो की दाल उसकी थाली में पहुंच गई, तो किसान तो मारा गया ना। किसान की आय दुगनी कहां हुई? बार बार ये आरोप, वो हर चीज में कोई भी चीज हो, वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन मार्केट। वो वो क्या कहते हैं उसको, जीडीपी क्या कहते हैं, जीएसटी। वो जीएसटी के जो है वो जिस तरीके से ओ बैंड बाजे के साथ वहाँ जलसा किया था जोरदार, आज उस जीएसटी को रो रहे हैं सब लोग, माथा पकड़ के रो रहे हैं कि साले सब क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है। वन नेशन वन मार्केट की बात करने वाले 2 मार्केट बना दिए ना, वन नेशन वन मार्केट, और बना क्या दिए? 2 मार्केट। एक तो मंडी और एक मंडी के अंदर और एक मंडी के बाहर, 2 मार्केट हो गए। और थोड़े दिनों में हालत मंडियों की खराब हो ही जाएगी, यही हालत रहे तो। और नतीजा क्या निकलेगा? वही HPCL, एयर इंडिया, उदयपुर का लक्ष्मी विलास होटल, उसी तरीके से मंडियां भी बिकेंगी औने पौने दामों पे खरीद ली जाएंगी ये मंडियां। तो अध्यक्ष महोदय, मंडी व्यवस्था, किसानों के हित संरक्षण के लिए, मंडी व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए और लाखों लोगों को बेरोजगारी से बचाने के लिए ये जो 3 कानून आए हैं, मैं उन पर निवेदन करना चाहता हूं कि इन कानूनों में जो प्रावधान किए गए हैं, सन 60 की बात है, 60 के दशक में जब देश में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और तब सरकार को महसूस हुआ कि किसान नए किस्म की खेती तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसको सही दाम नहीं मिलेंगे। नए किस्म की तो करता आया है, करता रहेगा, लेकिन जो नए किस्म की खेती सरकार करवाना चाहती है जिससे कि उसको सही दाम मिल जाए, तो दाम जब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि वो नई खेती नहीं करेगा। इसीलिए सरकार ने बुआई के पहले सरकारी दामों की घोषणा करना शुरू कर दी थी। ये MSP जब से चालू हुई, प्रधानमंत्री कांग्रेस के हुआ करते थे उस वक्त। 54 साल का आप हिसाब पूछ रहे हो ना कि 54 साल में क्या किया आपने? ये 54 साल के काम है हमारे, इनको आज तक आप जो है सरकार ने बुआई से पहले
सरकारी दाम की घोषणा करना शुरू कर दी और इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाने लगा। साधारणतया किसान जो है इसको सरकारी रेट मानता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब सरकारी रेट। यह सच है, सरकार भी मानती है इस बात को, उस वक्त भी मानती थी कि यह सच है कि किसान की फसल का ये वाजिब दाम नहीं है। ये वाजिब दाम नहीं है एमएसपी, ये मिनिमम दाम है, जबकि देना चाहिए था उसको मैक्सिमम दाम, जो मोदी जी 2022 में देने जा रहे हैं ना। देंगे क्या? 20 लाख। तो ये मिनिमम दाम है, न्यूनतम दाम। किसान को मेहनत का जितना कम से कम मेहनताना मिलना चाहिए उसका ये सूचांक है। आज से 15 साल पहले आपने स्वामीनाथन को खूब कहा, आपने इधर उधर की रिपोर्टें तो पढ़ दी। ये 50 कमीशन आपके टाइम पे भी बन गए और हमारे टाइम पे भी बन गए। इन कमीशनों की रिपोर्ट आप क्या समझते हो कि साल 2 साल में कोई सरकार मान लेती है क्या? आप हमसे पूछते हो कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है 2006 में आ गई थी, आपने क्या किया, क्यों पटक रखा आपने? 2014 तक आपकी सरकार थी, आप ये कहते हो। आप ये बता दो कि कौन सा ऐसा कमीशन है देश में बनाया हुआ, कौन सा ऐसा कमीशन है? एक कमीशन का नाम बता दो आप, जिसकी कमीशन की रिपोर्ट को केंद्रीय सरकार ने या राज्य सरकार ने हूबहू मान लिया हो, लागू कर दिया हो। एक का बता दो। टुकड़े टुकड़े में लागू होता है। आप कोशिश कर रहे हो, करो, बहुत अच्छा है, सफल रहो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये बताओ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था उसका, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उस स्वामीनाथन की रिपोर्ट का, वो ये था कि एमएसपी की सही गिनती का फार्मूला बनाया जावे। और उन्होंने फार्मूला ये बनाया था कि किसी किसान की संपूर्ण लागत पर 50% बचत जोड़कर एमएसपी तय की होनी चाहिए। यानी कि गेहूं की लागत अगर 1600 रुपये आती है प्रति कुंटल, तो उसकी एमएसपी फिर 2400 रुपया कुंटल होनी चाहिए। उस पर काम किया क्या? कमीशन की जो रिपोर्ट आती है वो तो एरे गेरे इधर उधर ये वो ऐसे करके 50 पॉइंटों पे आती है, लेकिन जो सबसे प्रमुख काम था, सबसे प्रमुख बिंदु था उसका रिपोर्ट का, वो ये था। इस पे क्या काम किया आपने? हमने नहीं किया भैया, आप तो करो जी। आंकड़े दे दिए, कहाँ दे दिए? एक ही आंकड़ा नहीं है। फिर वही बात आ गई, आप फिर वही बात कह रहे हो। और ये भी लाचारी है, ये लाचारी आपकी भी थी, हमारी भी थी, कि गेहूं हमें खरीदना है, धान हमें खरीदना है। खरीदना इसलिए कि राशन की दुकान पर जो है गेहूं और चावल देना है। ये तो लाचारी है। लाचारी की वजह से आप 7 दिन से खरीदते हो, वरना वो भी नहीं खरीदोगे, वो भी धीरे धीरे बंद कर रहे हो आप। शांता कुमार समिति का आज मैंने बताई दिया आपको, उसने कहा कि साहब सिर्फ 6% लोगों को एमएसपी का का पैसा मिल रहा है, बाकी 95% किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिलता। तो अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं ये जो दोनों विधेयक आए हैं, तीन में आप कुछ बोलोगे? आप अब बोले तीसरी के बारे में कुछ आप भी जिक्र करेंगे सर। उसमें मोटे तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि एमएसपी से कम कीमत पर किया गया एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी या फर्म एग्रीमेंट करते समय किसान को एमएसपी से कम कीमत पर अपनी उपज बेचने पर मजबूर करता है या दबाव बनाता है, तो उसे किसान का हैरेसमेंट माना जाएगा और उसके लिए उसको अधिकतम 3 से लेकर के 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान, वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा। क्या गलत है इसमें?
नहीं, मैं पूछना चाहता हूं क्या गलत है बताओ आप। तो खामखाम विरोध कर रहे हो हमारा। मंडी व्यवस्था और उसकी आय को बरकरार रखने के लिए मंडी प्रांगण के बाहर कृषि उपज खरीदने बेचने पर शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। स्टॉक लिमिट तय करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रहेगी। आपने कह दिया आपके एक्ट में, केंद्र सरकार के एक्ट में, युद्ध, अकाल और अतिवृष्टि, आपदा, इस तरीके के चार पांच चीज़ें होंगी तो जाकर के जो है हम स्टॉक लिमिट के पे पाबंदी लगाएंगे। पर एक बात बताइए आप, देश भर में कहीं बाढ़ नहीं आई या देश भर में कहीं अकाल नहीं पड़ा और राजस्थान में अकाल पड़ गया। केंद्र, राजस्थान की सरकार लिख रही है केंद्र के पास कि साहब स्टॉक लिमिट करवाना दो, स्टॉक लिमिट करवा दो, वो जवाब नहीं दे रही तो क्या करेंगे? क्या ये अधिकार हमारे पास नहीं रहना चाहिए? राज्य सरकार में आप भी रहे हो, हम भी रहे हैं, आगे भी हो सकता है आप आ जाओ और हम भी आ जाए या हम फिर कभी आ जाएं। तो ये तो सोचो ईमानदारी से कि ये अधिकार अगर राज्य सरकार के पास नहीं रहा तो फिर क्या करेगी राज्य सरकार? हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी? विवाद का फैसला एसडीएम कलेक्टर के बजाय यथावत मंडी समिति और डायरेक्टर और मार्केटिंग करेंगे, ये प्रावधान किया हमने। सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यथावत रखा है। फार्मिंग एग्रीमेंट के तहत में स्पॉन्सर एग्रीमेंट खत्म करने के बाद किसान के खेत में मेन पावर नहीं हटाता है अगर कॉन्ट्रैक्टर जिससे आपने पार्टनरशिप की है या जो आपका क्या कहते हैं उसको स्पॉन्सर है, अगर उसने आपके खेत से अपने आदमी नहीं हटाए और मेन पावर नहीं हटाते तो उसके जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। जैसा उसमें भी है, उसमें भी है कि भाई तीन दिन के अंदर अंदर वो अपने मेन पावर हटा ले वरना उसमें जुर्माना होगा, ये होगा, ये हमने भी किया है। व्यापारी द्वारा कृषि उत्पाद की डिलीवरी लेने से मना करने या फसल लेने के बाद 3 दिन में भुगतान नहीं करता तो उसे किसान का हरेसमेंट माना जाएगा और उसके लिए भी 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ये सब चीज़ें हमने नए एक्ट में लिखी है। तो सभापति महोदय, मैं तो यही प्रस्ताव करता हूँ। क्या नहीं, वो तो अस्वीकार करे। जनमत जानने के लिए जो भी माननीय सदस्य बोले हैं उनको अस्वीकार करते हुए इसी विधेयक को पारित किया जाए।